अंकित अपने बचपन की मंगेतर को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अंकित अनु से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। गुस्से में आकर वह अनु के कमरे की तरफ बढ़ा था और वह सोच रहा था कि मैं अनु से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता दूंगा कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ वह सब कुछ कर चुका हूँ जो एक पत्नी के साथ की जाती है। मुझे अपने गर्लफ्रेंड की बरा की साइज़ भी मालूम है, क्योंकि मैं उसे हमेशा ऐसे ही गिफ्ट देता हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पहनकर दिखाती भी है। और मैं अपने गर्लफ्रेंड के हुस्न का दीवाना हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड अपनी मर्ज़ी से मुझे सब कुछ सौंप चुकी है। मैंने कई बार उसके जिस्म से अपने आप को सुकून पहुँचाया है और मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझसे बहुत तसल्ली में है। ये सब अपने दिमाग में बातें सोचते उसके कमरे की तरफ बढ़ गया था और जो चीज़ वह नहीं करना चाहता था वही सब कुछ कर बैठा था, जिसकी वजह से घर वाले सभी उसके ऊपर चढ़ बैठे थे। अपनी शक्ल लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उनके घर में इस वक्त बहुत ज़्यादा ही कलेशबाजी चल रही थी। अंकित, तुम अपने होश में तो हो? सुनीता देवी भी इस वक्त बहुत गुस्से में आ गई थी और अपने बेटे को बुरा भला कह रही थी। अंकित, वह लड़की प्रेग्नेंट है तो मैं क्या करूँ? पहली औरत है जो माँ बनेगी। इसकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसे निकालो मेरे घर से। अंकित गुस्से से दहाड़ा था। सामने खड़ी अन्नू को देखते उसके तन बदन में चिंगारियाँ जल उठी थी। शाबाश बेटा, और ड्रामा कर लो और लोगों को इकट्ठा कर लो। सिर्फ अभी इससे तुम्हारी मंगनी हुई है। अभी तुमने जो भी उसके साथ किया है, अगर वह किसी को भी मालूम पड़ेगा तो वह तुम्हारी जान ले लेंगे। उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज़ दबाते हुए घबराई हुई लग रही थी, जबकि कमरे में एक और जान की सिसकियां गूंज रही थी। तो मैंने कहा था मेरे अरमानों को हवा दो, मेरी जवानी में आग लगा दो और मुझे सुकून पहुंचा दो। मैंने कहा था मेरी मंगनी करवा दो। इसे ले जाओ मेरी नज़रों के सामने से, नहीं तो मैं इससे भी ज़्यादा बुरा कर दूंगा। वह चिल्लाया था अपनी माँ पर जब सुनीता देवी ने उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात की थी और अपना सर पकड़कर अपने आप को कोसने लगी थी। शायद मेरे परिवार में ही कोई कमी रह गई है। अंकित अपनी लाल आंखों से माँ को देखता रह गया। ये मंगनी तुम्हारे पिता का फैसला था, ये भूल गए हो? उन्होंने सिर्फ तुम्हारी मंगनी करवाई थी, ये नहीं कहा था कि बिना शादी के तुम पिता बनने का काम सर अंजाम दो। अंकित, भगवान के लिए जरा होश में आओ। क्यों उसके जान के दुश्मन बन गए हो? सुनीता देवी गुस्से से बोली थी। प्लीज़ माँ, आप जाइए यहाँ से, अंकित ने बड़े गुस्से में कहा। पिंक कलर के कपड़े में वह दीवार से चिपकी अनु को उसने गुस्से में देखते हुए कहा था। उन्होंने अपने बेटे को और फिर अनु को और फिर अंकित को देखा। अंकित ने क्या किया था ये तो सब सुनीता और अनु ही जानते थे। अनु की गलती बस ये थी कि वह उससे मोहब्बत कर बैठी थी और उसी मोहब्बत ने आज उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वह कैसे उसे बिना शादी के बच्चे को छुपाती, जिसे उसके पिता ने ही उसको किसी और का पाप बना दिया था। चलो अनु, सुनीता देवी ने अनु का हाथ थामा ही था कि वह एकदम से, इधर लक्ष्मी, सुनो बेटा। जी आंटी जी। लक्ष्मी जो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी सुनीता की आवाज़ पर रुकी थी। ये कोट पैंट है और इसे अंकित के रूप में दे दो बेटा, कल मंगनी है तो वह तैयारी कर लेगा। सुनीता देवी के शब्दों में हमेशा मिठास होती थी। वह अपनी हर औलाद के लिए प्यार करती थी। जी माँ जी। वह कोट पैंट लिए अंकित के रूम की तरफ बढ़ रही थी। दरवाजे पर हल्की सी आहट देते हुए वह अंदर दाखिल हुई थी। देखो सोनिया, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा ही रहूँगा। मुझ पर विश्वास करो, यह सब एक ड्रामा है। अंकित की बात पर लक्ष्मी एकदम चौंकी थी। उसके सब तो मुंह में ही रह गए थे। वह वीडियो कॉल पर था और नहीं जानता था कि उस वक्त लक्ष्मी उसके रूम में आ चुकी है। उसकी बातें भी सुन चुकी थी। नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो और शादी भी मुझसे ही करोगे, समझे तुम? वह अंकित पर पूरा अपना अधिकार जमा रही थी। लक्ष्मी धीरे धीरे कदम उठाती उसके सामने आ गई। अपने पीछे लक्ष्मी भाभी को कमरे में देखता अंकित थोड़ा सा गड़बड़ा सा गया था और जल्दी कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। ये सब क्या है अंकित? ये लड़की? कुछ नहीं भाभी, आप इधर आओ। वह बातों को टाल मटोल कर रहा था। देखो, ये माँ जी ने दिया है। कोट पैंट उसके सामने रखते, अंकित प्लीज कुछ ऐसा मत करना, सब घर वाले तुमसे नाराज हो जाएं। भाभी, मेरे साथ हो रही इस अन्याय को सब अपना मुंह बंद करके देख रहे हैं। कोई मेरे अधिकार के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा। इस जोर जबरदस्ती से क्या होगा? सिर्फ बर्बादी। प्लीज अंकित, ऐसा मत कहो। तुम जानते हो जब पापा जी को पता चलेगा तो बहुत ही मुसीबत आ जाएगी। लक्ष्मी ने उसे समझाना चाहा। अब क्या बचा है भाभी, सब कुछ बुरा ही तो हो रहा है, तो अब बुरा होता ही रहेगा। खैर, आप प्लीज़ इस राज को राज ही रहने दो। अपने पति से भी कुछ मत कहना, वरना पापा से पहले उन्हें मेरा जीना हराम कर देना है। अंकित ने उसके आगे हाथ जोड़े थे। अंकित, मेरी बात सुनो। देखो,
ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत ही कीमती होते हैं और सब तुम्हारे अपने हैं। किसी अनजानी लड़कियों के लिए अपनों को तकलीफ़ मत देना। वह दुख से उसे बहुत समझा रही थी, जो बिल्कुल समझना ही नहीं चाहता था। सरना में झटकता बाथरूम में घुस गया था। आज शाम को अंकित और अनु की मंगनी थी, जो कि दीपक जी के मर्जी से हो रही थी। अनु उसकी माँ की सहेली की लड़की थी। उनके गांव में उनकी सहेली और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और वे लड़की अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। ना ही उसके नाना नानी ने अपनाया और ना ही उसके दादा दादी ने अपनाया। पड़ोसियों ने दीपक को फ़ोन किया तो वह उस लड़की को लेकर आ गया था। वह उस वक्त बहुत छोटी थी, वह दुनियादारी नहीं जानती थी। अनु से वह बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जबकि भगवान ने दीपक को 2 बेटों से उनका परिवार पूरा किया था। आरव और अंकित दोनों उनके बेटे थे। बड़े बेटे आरव की शादी उनकी कॉलेज की सहेली की बेटी लक्ष्मी से 6 साल पहले हुई थी। उनके पास एक बच्चा भी था, जो लड़का था, जो सब घर वालों के आंखों का तारा भी था। अंकित की पढ़ाई पूरी होते ही दीपक ने उसका और अनु की मंगनी की डेट रख दी थी। अनु वो लड़की थी जिसे अंकित ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत करता था। जहाँ सब घर के लोग उस पर अपनी जान निछावर करते थे, वहीं अंकित का बस चलता तो उसे जिंदा ही ज़मीन में गाड़ देता। वह अनु से बहुत ज़्यादा ही चिढ़ता था और वक्त की मार की वजह से वह जो बाहर जाना चाहता था, उसका रिश्ता उसी लड़की से हो गया था। उसने उसी वक्त अच्छा खासा हंगामा खड़ा किया था। उसे पेरिस जाना था। वह हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहता था। उसे अपने फ्यूचर की चिंता थी, लेकिन विदेश जाने की असल वजह सामने आई तो वह कोई और नहीं, एक लड़की थी। लक्ष्मी उसके कपड़े को अलमारी में रखते गहरी सांस भरते बाहर आई थी। पापा पापा। अचानक आर्यन के आने पर आरव के अंदर जाते कदम दरवाजे पर उसको देखने पर रुक गए थे। आर्यन को अपना नाम बुलाते देखकर वह उन्हीं कदमों पर पलटा था। लक्ष्मी ने मीठी निगाहों से ये मंजर देखा। पापा की जान, क्या कर रहा था? आरव उसके गाल पर जोरदार किस करते उसे रुलाने लगा। अच्छा कर रहे हो आरव। वह उसके पास आते आर्यन की रोती सूरत देखते प्यार से बोली। लेकिन आरव ही क्या, जो जरा सा भी सुन लेता। वह अपने जान से प्यारे बेटे के गाल के साथ खेलता हुआ उसे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। वह 6 साल का आर्यन रोती आंखों से मुस्कुरा भी रहा था। पापा उसे तंग कर रहा था, लेकिन उसे चाहिए भी पापा ही था। लक्ष्मी दीदी, आपको बड़ी मैडम बुला रही है। ठीक है, आती हूँ। आरव, आप रूम में चलिए, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। वह पति से कहती पलटी थी, भूख नहीं है। आरव के शब्द पर वह चौंकी। क्या मतलब भूख नहीं? क्यों भूख नहीं लगी? लक्ष्मी ने यह महसूस किया था कि वह उसे इग्नोर कर रहा था, बराबर बेटे के साथ खेल रहा था। आरव, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना। उसने आरव की कलाई थामे खींची तो आरव ने अपनी कलाई वापस छुड़वा ली, जिस पर लक्ष्मी अपनी खाली हाथ देखते रह गई। आंखें भीग गई थी। एक हिचकी लेते वह वहाँ से अपने कमरे की तरफ भागी थी। कितनी ही नाराज होती, पर आरव ने कभी उसका हाथ नहीं झटका था। वह मोहब्बत से पहले उसे हमेशा इज्जत दिया करता था और आज जिस तरह उसने हाथ खींचा था, वह दुखी होती रूम में आते हुए औंधे मुँह बिस्तर पर गिरती रो रही थी। न जाने क्यों वह इन दिनों कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गई थी। छोटी छोटी बात को दिल पर लगा लेती थी। कुछ ही देर में आरव रूम में आया तो वह उसे रोता देखकर गहरा सांस भर गया। अपने कोट पैंट उतारता वह उसके तरफ बढ़ा। आर्यन को उसकी दादी के पास छोड़ आया था। वह रूम में वापस आया था, जहां उसकी पत्नी आंसू बहाने में बिजी थी। अरे यार, तुम औरतों के पास सबसे खूबसूरत हथियार ये आंसू ही तो होते हैं। इन आंसुओं के बहाने तुम औरतें मर्दों के दिलों के साथ खेल जाती हो। लक्ष्मी उठकर बैठी थी, उसके सीने पर मुक्का मार गई। क्या लक्ष्मी, एक जरा सा हाथ ही तो झटका था ना, इतना रोना धोना मचा दिया। और रात को जब मैंने कहा मेरे पास आओ, तब अपनी बात याद करो। वह अब अपने आंसू को छुपाते अब उससे शिकायत कर रहा था। ऐसे करोगे मेरे साथ आप? वह उसके बाजू को जकड़कर रूठे अंदाज में बोली, बुरा लगा ना? रात को तुमने भी बिल्कुल इसी तरह से अपने बाजू को मुझसे छुड़वाया था और मैं तड़प कर रह गया था। जब तुम औरतें दूसरों के जज्बात से खेलो तो वो प्यार होता है, और सेम अगर मर्द करे तो वह कठोर और बदतमीज़ होता है। अब ऐसे करोगे आप मेरे साथ? आरव उसके बाजू को पकड़े हुए रूठे अंदाज में बोला। बुरा लगा ना? रात को ऐसे ही बाजू छुड़वाया था तुमने? वह उसी के अंदाज में बोलता। लक्ष्मी को बहुत प्यारा सा लगा था। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं आपके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। आप मेरे पति हैं, मैं सिर्फ आपसे प्यार की उम्मीद रखती हूँ, और आप अगर ऐसा करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? वह इतराकर बोली थी। सच में? फिर पास क्यों नहीं आती? वह बार बार रात वाली बात उसको याद दिला रहा था। यार, तुम कितने बुद्धू हो। हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन आपको मेरे पीरियड्स के दिन याद नहीं हुए। आपको अच्छे से पता है
कि जब मेरे पीरियड्स आते हैं तो मैं आपसे दूर रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाती। आपको समझना चाहिए ना। वह मुंह बनाकर बोली, मैं नहीं समझता, सीधी बात है। जब भी बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा। बिना किसी बहाने के वह रूठे हुए अंदाज में बोला। महीने के कुछ दिन आराम के होते हैं, बच्चे नहीं हैं आप। लक्ष्मी उसके कान में मिनाती अपनी आंखें नीचे उसे देखा। वह एकदम उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया। लक्ष्मी उस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। वह पीछे तकिए पर जा गिरी थी। शादी के 8 साल बीत गए थे, लेकिन वह आज भी पहले दिन की तरह शर्माती थी, और उसका यही शर्माना आरव को उसके और ज़्यादा पास ले जाता था। आरव उसके सांसों को अपने होठों से रोकता अपना हाथ लक्ष्मी के बेली बटन पर चला रहा था। लक्ष्मी पूरी कोशिश कर रही थी उसके हाथ हटाने का, पर वह नाकाम थी, और वह भी बहक रही थी। पर वह ऐसे ही पीरियड्स के दिनों में उसके करीब नहीं आना चाहती थी। अब आरव धीरे धीरे उसके ब्यूटी बॉल पर आया था और अपने होठों से जगह जगह चूमता हुआ उसको भी बेकरार कर रहा था। अब पीछे हटा तो वह गहरी सांस भरकर रह गई, और वह अपनी सांसों में उसका नाम लेती उसे और ज़्यादा पागल कर रही थी। कब ख़त्म होंगे आराम के दिन? आरव को असली मतलब समझ आ गया। 5 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा। वह मुस्कुराती नज़रों से उसे शिकायत कर गई। वह उसके माथे पर होंठ रखे उसे शर्माने पर मजबूर कर गया। वह अभी कुछ बोलता कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। आरव साहब, बड़े साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। नौकरानी वहीं से आवाज़ लगाती भागी थी। आरव के गुस्से से घर में हर कोई डरता था। नौकरानी भी उसे डरते हुए कह गई थी। गुस्से में वो किसी को नहीं छोड़ता था। तुम रेस्ट करो, मैं पापा के पास जा रहा हूँ, वो उठते हुए बोला। वह एकदम उसके पीछे उठी थी। लक्ष्मी यार, क्यों इतनी अफरा तफरी मचाती रहती हो? वो उसके तबीयत का ख्याल रखता बोला। आपके होठों पर मेरी लिपस्टिक लगी हुई है, वह शर्माते हुए बोली। आरव के होठों को एक शर्मीली सी मुस्कुराहट ने छुआ। तो क्या हुआ, लगी है तो लगी रहने दो। आरव, कैसे बातें कर रहे हो? पापा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वह रुमाल उठाती उसके होठों को साफ करने लगी। यही सोचेंगे ना कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। मेरा बेटा मुझसे बड़ा गुलाम निकला। वह बाप के हर कारनामों से 2 कदम आगे निकला था, इसलिए बाप के सामने भी अपने जज्बात खोलकर रख दिया करता था, जिस पर वह अक्सर उसे घूर कर रह जाते थे। इधर अंकित बाहर आया तो अंकित ने एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई शुरू की हुई थी। कल उसकी मंगनी थी और उसने मना कर दिया था। दीपक का तो गुस्से से बुरा हाल था। इसे समझा लो वरना मर जाएगा ये मेरे हाथों से। वह बाप को देखते हुए खुद पर कंट्रोल करते बोला, क्या समझाएंगे? मैंने जो कहना था अब कह दिया है। मुझे विदेश जाना है, मुझे कोई मंगनी नहीं करनी। फिर सीधी शब्दों में बोला था, ठीक है, जाने दूंगा इसे जहाँ ये जाना चाहता है। आप क्यों रोक रहे हैं? वह बड़ी गंभीरता से बोला। तो वह दीपक उसे हैरानी से देखते रह गए। अगर जाना ही चाहते हैं तो इस घर से अपने बलबूते पर जाओ, पिता के पैसों पर या भाई के पैसों पर नहीं। आरव की अगली बात पर अंकित का दिमाग घूम गया था। क्या मतलब? अपने बलबूते पर? पापा का जो भी कुछ है उसमें हम दोनों का बराबर का हिस्सा है और अधिकार है। आप मुझे बेदखल कर रहे हैं। वह आरव की बात पर तड़पा था। आरव जानता था उसका कुछ भी नहीं है इस घर में। सब कुछ आरव का ही तो था, क्योंकि दीपक का वह सगा बेटा नहीं था। पर यह बात अंकित नहीं जानता था। तुम्हें जो समझना है समझ लो, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना, अगर कल उस लड़की से मंगनी ना किया तो तुम्हें इस जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। पापा की दौलत वह सब वापस ले ली जाएगी। ओ भाई, मैं समझ गया। आप साफ साफ कहो ना कि मेरा इस घर में अब कोई अधिकार नहीं है। अंकित को भाई की बातें बहुत बुरी चुभी थी। अगर साफ साफ सुनने का इतना ही शौक है तुम्हारा, ये गाड़ी, ये हवेली, ये बाइक, ये फ़ोन, ये सारे महंगे महंगे कपड़े, ये सब तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। ये सब पिता की वजह से तुम्हारे पास आए हैं। अगर तुम पापा की बात नहीं सुनोगे तो सब तुम्हें वापस करना पड़ेगा। बिना लगी लपेटे वह सीधा बात पर आया था। अंकित को सीधा झटका दे गया था। उसने अविश्वास से माँ और पिता को देखा। वह भी आरव की बात से बिल्कुल सहमत थे। उनके होंठ चुप थे, लेकिन चुप्पी में वह राजी थे। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? वह 2 कदम आगे बढ़ता बोला। जो समझना है समझ लो। कल तक वक्त तुम्हारे पास है, उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगे। आरव भी 1 इंच पीछे नहीं हट रहा था। वह एक शिकायती निगाहों से माँ और बाप को देखता अपने कमरे में घुसता चला गया था। जोर से दरवाज़ा बंद कर गया। आरव बेटा, क्या ये सब कहना सही था? सुनीता देवी को फिक्र हुई। मम्मी, सही था या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन कहना बहुत मुश्किल था। वह अपने अंदर के टूटे हुए आदमी का एहसास दिलाता पिता को देखने लगा। मैं आरव के हर फैसले में उसके साथ खड़ा हूँ।
दीपक ने आरव के कंधे पर थपकी दी तो वो पिता को धन्यवाद कहता। वह जो भी कर रहे थे अंकित की भलाई के लिए ही तो कर रहे थे, लेकिन अंकित समझता ही नहीं था। वहीं एक कमरे में छुपी अनु कमरे की खिड़की से ये सब कुछ तमाशा देख रही थी और वह सब कुछ सुन चुकी थी। अब दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी मुंह पर हाथ रखे जोर जोर से रो रही थी। जिस आदमी को वह हमेशा भगवान से प्रार्थनाओं में मांगती आई थी, उसे यूं रिजेक्ट करता देख उसकी आत्मा तक कांप गई थी। अनु ने ऐसा कब सोचा था? हे भगवान, वो मुझसे नफरत करते हैं तो मेरा जोड़ उनके साथ मत लिखता। मैं शायद मोहब्बत ही करती हूँ अंकित से। वह चीखते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अपने मोहब्बत के लुट जाने का गम भी मना रही थी। जब उसे होश संभाला था उसे अंकित ही दिखाई दिया था। हर जगह उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। वह पूरा पूरा उस आदमी की मोहब्बत में डूब चुकी थी, जबकि वह आदमी उससे नफरत करता था और उससे शादी नहीं करना चाहता था और सबके सामने मना भी कर चुका था। ये कैसी जुल्म थी? हमेशा मोहब्बत करने वाले लोगों के दामन में दुख क्यों लिखा होता है? अनु का दिल कर रहा था कि अंकल से कह दे, ज़बरदस्ती मत करो, लेकिन वे जानती थी वह नहीं बोल पाती। वे अपने अंकल का सर झुका ही नहीं सकती थी। उसके काबू में सिर्फ भगवान से प्रार्थना करना ही लिखा था। अब कल उसकी किस्मत का फैसला होना था। इधर अब मंगनी के सारे इंतजाम पूरे हो चुके थे। रिश्तेदार दोस्त तभी उस दावत में आमंत्रित किए गए थे। मंगनी उनके घर में ही हो रहा था। पंडित जी आए हुए थे और सारे रस्म होने थे। पंडित जी आते ही बोले, अंकित को ले आओ। दीपक ने आरव को देखते हुए कहा तो उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी की तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाती उसके कमरे की तरफ बढ़ी थी, जो अपने कपड़े पहनकर खड़ा था, जबकि चेहरे पर बहुत ही गंभीरता और गुस्सा दिखाई दे रहा था। ओ मेरे प्यारे देवर जी, आ जाओ, सब बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ, ये सब मिलकर मेरी अर्थी की तैयारी कर रहे हैं। अंकित के शब्द गुस्से वाले थे। उस शब्द पर लक्ष्मी का दिल दहल सा उठा था। वह पूरे जान से कांप उठी थी। अंकित, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं? कैसे इतनी तकलीफ और बुरे शब्द मुंह से निकाल लेते हो? जी चाहता है थप्पड़ मारकर तुम्हारा मुंह ही लाल कर दूं। लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखकर अंकित को कुछ शर्मिंदगी सी हुई थी। अच्छा चलिए, वह उसके पास आती धीरे से बोली, खबरदार आइंदा कुछ भी मुंह से ऐसा निकाला तो सच में मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। वह उस पर गुस्सा करती प्यार से डांट रही थी। आप जानती हैं मैं इस घर का सौतेला बेटा हूँ। सिर्फ आरव भैया हैं सगे। चलो अच्छी बात है, तुम्हें पता चल गया है। भगवान की कृपा है, पता तो चल गया। तो ये भी लगे हाथ बता दूं कि ससुर जी तुम्हें बाहर कहीं और से उठा कर लाए थे। लक्ष्मी ने उसकी बात को मजाक में लेते हुए उसके बालों को बिगाड़ा तो वो मुंह बनाता उसके संग बाहर आया था। सुनीता बेटे को देखकर दिल ही दिल में उसकी नज़र उतार रही थी। रूठे से अंदाज में वो कितना प्यारा लग रहा था। कोई उस माँ से पूछता तो अपने दिल का हाल बताती। पंडित जी सुनीता को अपने बेटे की मंगनी के लिए बता रहे थे। सब उसके तरफ मुड़े। अंकित, दीपक, आरव सभी उस पूजा में बैठ चुके थे। घर में मंगनी की खुशी में एक छोटी सी पूजा रखवाई गई थी। उनकी मंगनी के साथ साथ ये पूजा तय की गई थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसे ज़बरदस्ती मंगनी के लिए यहाँ पर बिठा दिया गया था। अनु की ज़िंदगी में कितना बुरा असर पड़ने वाला था। बधाई हो अनु, मेरी होने वाली देवरानी बन गई हो। आंसू पोंछती लक्ष्मी ने उसे अपने गले से लगा लिया। सुनीता ने भी उन दोनों के साथ लगते हुए सारे आशीर्वाद दिए, लेकिन दिल में अब इस मंगनी से वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। उन्हें डर था अंकित कहीं कुछ गलत ना करते अनु के साथ, इसलिए उन्हें फ़िलहाल मंगनी ही करवाई थी। 1 साल के बाद शादी की डेट रखी गई थी। ऐसा तो वह सब सोच कर बैठे थे, लेकिन अंकित क्या सोच कर बैठा था कोई नहीं जानता था। दीपक ने अंकित को गले से लगा लिया, उसे बहुत आशीर्वाद दी, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। इधर अब रात के 2 बज रहे थे जब अचानक ही दरवाज़ा बजा। वह घबराकर उठ बैठी थी। हे भगवान, इस वक्त कौन आया? अनु ने दुपट्टा अच्छी तरह खुद पर ओढ़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। कौन हो? घबराकर पूछा, लेकिन फिर से दरवाज़ा बज उठा था। डरते डरते दरवाज़ा खोला और एकदम अंकित अंदर आता दरवाज़ा लॉक कर गया। वह उस वक्त अपने होश हवास में बिल्कुल भी नहीं था। चेहरे पर बहुत ही गुस्सा दिखाई दे रहा था। अनु डरकर 4 कदम पीछे हटी थी। आप इस वक्त यहाँ क्या करने आए हैं? अब तो तुम मेरी मंगेतर बन गई हो। तुम्हें एडवांस में आशीर्वाद देने आया था। जिस अंदाज में उससे बात कर रहा था, अनु के रोंगटे खड़े हो गए थे। रात के उस वक्त अनु ने उसे एहसास दिलाना चाहा, जो एहसास उसके दिल में चुभ रहा था। मैं तो तुम्हारा होने वाला पति हूँ। मैं रात के वक्त भी आ सकता था। अब इसके लिए कोई वक्त तय थोड़ी करना है। वह 2 कदम की दूरी तय करता हुआ उसके पास आकर रुका था। अनु तो अपनी सांस भी गिन गिन कर ले रही थी।
अब मेरी मंगेतर हो और आज तो तुम मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कोई भी एक नज़र देख कर बहक जाए। पर अनु वो क्या है ना, मैं तो अंकित हूँ। मुझे तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा कभी भी नहीं दिख सकता। तुम्हारी खूबसूरती मेरी नज़र में सबसे बड़ी दुश्मन है और वह जहर है जिससे मुझे कैद कर दिया है। वह बहुत ही आग बरसाती शब्दों में बोल रहा था। अनु की आंखों से आंसू बहकर नीचे गिर रहे थे जिसे वह भगवान से रो रो कर मांगा था। उसके किस्मत में लिख तो गया था, लेकिन उसके दिल में ये जगह नहीं बना सकी थी। जानती हो कैसे? वह अचानक ही उसके पास आता, वह उसकी कमर पर हाथ डालता, उसे अपने सीने में सख्ती से दबा लिया था। अनु की धड़कनें अब बहुत तेज चल रही थी। वह उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसका ये पहला वार उसके होंठों पर था। अनु को वह अब 1 इंच भी हिलने नहीं दे रहा था और उसके दोनों हाथों को पकड़ता उसके होठों को अपनी होठों में ले चुका था और उसके दोनों ब्यूटी बॉल को हाथों से मसलकर लाल कर चुका था। वह चिल्लाना चाहती थी पर अनु ये भी नहीं कर सकती थी। वह बहुत मजबूर थी। उसके बाद वह उसके बैली बटन पर आया था और वहां पर दांत गड़ाता उसको बेहाल कर चुका था। उसके बाद उसके कमर में हाथ डालकर उसको पूरा जोर का झटका दे चुका था। वह बड़ी जोरों से चीखी थी। उसकी चीख अंकित ने अपनी दोनों हाथों से दबा लिया था और बिस्तर पूरा लाल कर चुका था। अब वो बेहोश हुई थी या नहीं, वह नहीं जानता था। मेरी नज़रों में ये मोहब्बत नहीं, नफ़रत था। मेरी नज़र में हर औरत बदसूरत है जो मेरे मोहब्बत के लायक नहीं है, जो पति की पसंद की नहीं होती। उसके सख्त शब्दों पर अनु का जी चाहा कि उसे अपने कमरे से भगा ही दे। अगर वह उसकी पसंद की औरत नहीं थी तो उसके कमरे में क्यों आया था और उसके इतने करीब क्यों आ गया था? उसे यूं क्यों छू रहा था? वह उसका दिमाग भी पढ़ रही थी। अनु को हैरानी हो रही थी। बात ये नहीं मेरी मंगेतर हो और बहुत जल्दी ही तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। तुम्हें मेरा अधिकार देना होगा। तुम्हें बड़ा शौक है ना मुझसे शादी करने का, तो अनु मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? वह बहुत गुस्सा हुआ था। अनु के रोंगटे खड़े हुए थे। अंकित अभी उसका पति नहीं बना था, सिर्फ मंगनी हुई थी। वह उसके गुस्से वाली आंखों में झांकते दांत पीसता बोला। कुछ पल चुप्पी की नज़र हो गई। आप मेरे कमरे से जाइए। मेरी शादी अभी आपसे नहीं हुई है, सिर्फ मंगनी हुई है। उसे ये कहना चाहा। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी ना करूं? वह एकदम ही वह उसके दिल के हजारों टुकड़े कर गया था। अंकित वो बड़ी अविश्वास से बोली थी, मैं यही तो बोल रहा हूँ, अधिकार या फिर हमेशा से इस रिश्ते से छुटकारा, जो तुम्हारी मर्जी। वैसे उसे अजीब सी मझधार में फंसा गया था। आप जानते हैं अभी सिर्फ मेरी मंगनी हुई है। अनु वह ये शब्द बड़ी ही कांप कर बोल रही थी। अधिकार की या फिर इस रिश्ते से छुटकारा। वह उसके अंदाज को पढ़ता देख वह हिचकी लेते रोने लगी और कांपते हाथों से खुद पर पहने कपड़े अपने तन से उतारकर ज़मीन पर फेंक चुकी थी। हाँ, वह बहुत मजबूर थी क्योंकि उसके आगे पीछे कोई था ही नहीं, ना ही उसे कोई पूछने वाला था। अगर वह यहाँ ना रहती तो कहाँ जाती? उसके अंकल आंटी तो उसे बहुत चाहते थे, फिर वह उन लोगों की बात कैसे टालती? अब वह बहुत ही मजबूरी में फंस चुकी थी और उसकी बात मानती। उसके साथ वह सब कुछ कर गुजरी थी जो उसे नहीं करना चाहिए था। और फिर तो किसी ने भी अंकित से उसकी मर्जी पूछी ही नहीं थी। माँ बाप उसके थे ही नहीं। इस वक्त उसके अंदर अनु के लिए बहुत ही ज़्यादा नफरत बढ़ता जा रहा था। अब और ज़्यादा उसे टॉर्चर करने के लिए उसको ऑर्डर देने लगा। कमरे की मध्यम नीली रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। जल्दी से अपने सारे कपड़े निकालो, मेरे नफ़रत को सुकून का हवा दो। वह चीख उठी थी, कांपती हाथों से अपने ब्लाउज़ के हुक को खोलने लगी। उसका पेटीकोट नीचे गिरा था, जबकि सामने खड़ा आदमी जो उसका मंगेता था, आज वह रावण बनकर उसके सामने खड़ा था। उसके प्यार को आजमा रहा था, उसके रिश्ते को अपने नफ़रत से तोड़ रहा था। प्लीज़ अंकित, मत करो ऐसा, मुझे मेरी नज़रों में मत गिराओ। उसके आगे हाथ जोड़ गई, लेकिन सामने वाले के सर पर जैसे आज खून सवार था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अनु को जान से ही मार डाले, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उससे दूर हो गई थी, जिससे वह शादी करने का इरादा रखता था। विदेश जाना तो एक बहाना था, उसे सोनिया से मिलना था, उसे अपना रिश्ता बनाना था। लेकिन सामने खड़ी लड़की ने उसकी मोहब्बत पर आग डाल दिया था। ऐसे में वह कैसे उसे सुकून से रहने देता? आगे बढ़ते एक पल में उसके तन से सारे कपड़ों को अलग करते वह दूर जाकर गिर पड़ी थी। अनु मुंह फेर कर सिसक उठी थी, अपने बाजू से खुद को छुपाना चाह रही थी, जबकि उसके कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ता उसकी चीख निकलवा चुका था। सारा बिस्तर लहूलुहान हुआ था। वह उसके मुंह पर हाथ रखते अंकित उसको अपनी मुट्ठी में दबाता उसे बुरी तरह से तड़पा गया था। अगले ही पल उस पर अपने दांतों का दबाव बढ़ा था। वह ये सब महसूस करते अनु की सांस गहरी हुई थी।
वह उसे अपने दांतों से लाल कर चुका था। अपना सारा गुस्सा बेजान सी लड़की पर उतार रहा था। आखिर उस लड़की की गलती ही क्या थी? वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वह अपने कपड़े को भी उतार कर दूर फेंक चुका था। वे एक झटके से अनु को अपने करीब करता अब उसको बड़ी तकलीफ दे रहा था। अनु का जी चाहा कि ज़मीन फटे और वह उसी में समा जाए। अनु की मोहब्बत उसे कितना नीचा गिरा चुकी थी और इतना बुरा बना दिया था। उसे अब कहीं का नहीं छोड़ा था। आज वह अपनी मोहब्बत में बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, ये कैसी मोहब्बत की परीक्षा है। भगवान, आप ही मेरी मदद करो, अब मुझसे नहीं सहा जाएगा। वह दिल ही दिल में अपने भगवान से बात कर रही थी। एकदम ही अंकित ने उसका मुंह अपनी तरफ करते उसके बालों को खोल दिया। वह जो उससे और ज़्यादा नफरत में बदला लेने आया था, अब उसके खूबसूरती पर अपना अधिकार जता रहा था। कुछ हद तक वह भी बहक रहा था। वह खुद भी नहीं जानता था, क्योंकि वो उस नीयत से यहाँ नहीं आया था। उसे झटके से बिस्तर पर धक्का देते गिरा चुका था, उसके धड़कनों पर कब्जा कर चुका था और माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना चुका था। वह अपने खुले जिस्म से उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। दांत पर दांत जमाए अंकित की नीयत को समझते बहुत डर रही थी। अंकित ने उसे दोनों टांगों से पकड़कर बिस्तर पर धक्का दिया था। जब तुम अपनी मर्जी से राजी हो गई हो तो ये शर्माना कैसा और डरना कैसा, चिल्लाना कैसा। अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, सीधी हो जाओ। उसे अपने ही हाथों से सीधा करता, उसका सर तकिए पर रखता, उसके गर्दन पर दांत गड़ाता, उसके शरीर के हर हिस्से को लाल कर चुका था। लेकिन नफरत में उसे अपना अधिकार दे रहा था। लेकिन उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाता। वह गुस्से से उसके होंठों पर झुकता। उस पर वह सब कुछ भूलता, उसके जिस्म को अपने नफरत का निशाना बना चुका था। वह रात भर सिसकियां छुपाती रही, जबकि कमरे की दीवारें उसकी तड़पती सिसकियां और आहें सुन रहे थे। सिर्फ उसे छोड़ देने के चक्कर में वह अपने आप को उसे सौंप चुकी थी, जबकि वह ये नहीं जानती थी कि वह चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकता था। दीपक ने बंदोबस्त ही बहुत अच्छा सा कर दिया था। उसको प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी दी थी और उसे सब कुछ छीन लेने के लिए कहा गया था, जिसकी वजह से वह चुपचाप इस मंगनी को करने पर तैयार हो गया था। 22 साल की अनु नहीं जानती थी और उस नौजवान के कब्जे में आ गई थी और उसके हैवानियत को बर्दाश्त कर गई थी और वह अपना अधिकार अब ले चुका था। अब उसके पास औंधे मुंह लेटकर गहरी नींद में जा चुका था, जैसे सुकून सा आ गया हो। पर वहीं वो लड़की पूरी बर्बाद हो चुकी थी। अपना बिखरा हुआ जिस्म लिए वह जरा सा बैठी, दिल में दर्द की एक टीस उठ रही थी। सामने सोया हुआ वह आदमी उसके दिल में रहता था, लेकिन इतनी बेदर्दी से उसका दिल तोड़ कर जाएगा वह किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी। मुंह फेर कर सिसक उठी थी। धीरे धीरे रात बीतती जा रही थी और अनु के आंसुओं में और बढ़ोतरी होती जा रही थी। कब उसकी आंख लगी वह होश में ना थी। धीरे धीरे सूरज जमीन को अपनी रोशनी में ले रही थी। हर तरफ परिंदे की चरचराहट की आवाज़ गूंजने लगी थी। अंकित ने बस मंदी सी आंखें खोली तो जरा सा उसे देखते ही अपना मुंह फेर गया था। कुछ पल तो उसे याद ही नहीं रहा वह कहाँ है। फिर बीती रात के एक एक मंजर को याद करता वह दांत पर दांत जमाए गुस्से में मुंह फेरते उस लड़की को देखता चला गया। उसने अपने खुले जिस्म पर सिर्फ कंबल लिया हुआ था, पर उसके कमर का कुछ हिस्सा अभी भी खुला हुआ था। उसकी कमर के तिल, जिस पर अंकित ने कल रात बड़ी ही हैवानियत दिखाई थी, उस वक्त फिर उसे अपनी तरफ खींचता हुआ महसूस हुआ, जिस पर अंकित ने अपनी आंखें जोर से मींच ली और झटके से बिस्तर से उठा और पास में पड़ी अपनी शर्ट उठाता। अगले ही पल पहनकर एक नज़र नफरत से उस सोई हुई अनु को देखता। उसे एक पल को खुद से नफरत हुई थी। वह उसके साथ प्यार के इरादे से नहीं आया था। ये सब अचानक ही हुआ था, क्योंकि इस सब की वजह वह अनु को ही समझ रहा था। वह गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुकता कुछ सोचते उसके तरफ वापस आया। वह नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद कोई भी यहाँ आए और उसे इस हाल में देखे। जो भी था, अब वह उसकी इज्जत थी, उसकी होने वाली पत्नी थी। अनु उसे गुस्से से बुला गया था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। इतनी लापरवाह है, ये कपड़े पहने बिना ही सो गई है, जैसे न जाने क्या कुछ कर दिया हो इसके साथ, वह बड़बड़ाया था। और अगले ही पल वह उस पर से कंबल को खींचता उठाया, पर वह गहरी नींद में थी या बेहोश हुई थी या नहीं, उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उसे यहाँ से निकलना था। किसी के भी जागने से पहले उसने आगे बढ़ते उसके कपड़े उठाते उसे पहनाना शुरू किया। उस पल अंकित ने कैसे खुद को कंट्रोल किया ये वही जानता था। कोई शक नहीं था, वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इस बात को वो बड़ी सच्चाई से स्वीकार कर चुका था। जुबान से तो वह कभी नहीं कहने वाला था।
उसे कपड़े पहना था, वह वापस उसे तकिए पर लिटा गया था। अनु अभी भी आंखें मूंदे थी और अंकित ने एक नज़र उसे देखा और फिर बहुत चुप से कमरे से निकल गया और अपने कमरे में आता हुआ बिस्तर पर बाहें फैलाए आंखें बंद कर गया। प्लीज़ अंकित, मत करो ऐसा। बस वह सिसक रही थी। अंकित बिना शब्द बोले वह उसके साथ सब कुछ करता चला गया था और वह बहुत तड़पी थी, लेकिन अंकित ने जरा सा लिहाज न किया था। उस पर छाता चला गया। आंखें मूंद ली। वह एक बार उन शब्दों में चला गया जिनमें वह अपने जज्बात से उसे भिगोता चला गया था। वह अनु से अपना अधिकार ले चुका था। मोबाइल पर आई कॉल पर वह चौंका। सोनिया का कॉल लग रहा था। उसे देखकर वह अपना होंठ भींच गया था। कल उसने कितनी बार कॉल की थी, उसे कितनी विनती की थी एक बार कॉल पिक कर ले, लेकिन मजाल है अंकित ने उसका कॉल उठाया हो। वह गुस्से से अनु के रूम में गया था और अब सब खत्म हो गया। कॉल बंद हो चुकी थी। वह मुंह फेर गया। अगले ही पल कॉल फिर से आने लगी थी। उसे इग्नोर करता आंखें मीच गया। अब क्या बचा था वह उससे बात करता। इधर अंकित फिर से बोलने लगा, पापा मुझे जाना ही होगा। सुबह नाश्ते की टेबल पर आर्यन अपने पिता का सर खा रहा था। कहाँ जाना चाहता है मेरा पोता? दीपक ने कुर्सी घसीटते बैठते मोहब्बत और प्यार से पूछा था। तो वह दादी की गोद में जाकर छुप गया था। दादी मुझे घूमने जाना है। वह अपने नन्हे हाथों से दीपक और सुनीता के गोद में जाकर बैठा था। दीपक ने उसे अपने हाथों में भरने की कोशिश की थी। वह बहुत प्यारा प्यारा सा लगा। कहाँ जाना है घूमने मेरे बच्चे को? वह उसके गले पर प्यार करते बोले, जबकि आरव अब नाश्ता करने में बिजी था। उसकी एक खास मीटिंग थी, आज उसे जल्दी निकलना था। आर्यन मुंह बनाकर बोला, मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है। वह बहुत ही प्यारे चेहरे के साथ बोलता दीपक का दिल ले गया था। क्यों भाई? आर्यन के पापा हमारे नन्हे पोते की खुशी क्यों नहीं पूरी कर रहे हो? दीपक अपने पोते को अपने सीने से लगाते अपने बेटे से बात कर रहे थे। पापा ये तो यूं ही रोज़ सुबह सुबह शुरू हो जाता है। वह अपनी जगह से उठा था कि लक्ष्मी जल्दी उसके पास आई थी। उसका मोबाइल और घड़ी थमाने लगी। उसने इशारा किया कि वे बाहर तक उसके साथ आए। अभी वे वहाँ से निकलता कि अंकित सीढ़ियाँ उतरता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर बहुत ही गंभीरता दिखाई दे रही थी। वह बहुत गंभीरता से टेबल पर आकर बैठा था। क्या बात है? ना ही तुमने किसी के पैर छुए और ना ही कोई प्रणाम किया। दीपक ने उसे टोका, जबकि सुनीता भी वहीं पर आकर बैठी हुई थी। मम्मी नाश्ता दोगी या चला जाऊं? वह पिता के तरफ से नाराज होता मुंह फेरते सुनीता से बोला तो दीपक ने अपनी पत्नी के तरफ देखा। रानी अंकित का नाश्ता ले आओ। सुनीता ने नौकरानी को आवाज़ दी और अंकित की तरफ देखा। अंकित, कभी ऐसी हरकत मत करना कि मेरे परवरिश पर कोई उंगली उठ जाए। वह गुस्से में बोली तो वह सर झुका गया। उसका टेबल पर फल कटा हुआ रखा पड़ा था। उसी पल अनु भी बाहर आती हुई दिखाई दी थी। आ जाओ बेटा। दीपक ने अपनी जगह से उठते अनु के लिए चेयर पीछे करते उसे भी साथ बिठा लिया था। उसका उतरा हुआ चेहरा देखते दीपक एक पल को झटका लगा था। दूसरी नज़रों से अंकित को देखा, जो बिल्कुल लापरवाही से नाश्ता करने में बिजी था। क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? सुनीता को उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। जी आंटी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वह झट से बोली। तभी एक नज़र अंकित की उसके तरफ उठी थी। वह खुद भी उठकर लंबे लंबे कदम बढ़ाता बाहर चला गया। दीपक एक पल को सोच में पड़ गया था। कहीं उसने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया था। ना ही अंकित इस रिश्ते से खुश था, ना ही अनु। फिर न जाने क्यों उन्होंने ये फैसला ले लिया था। सोचने लगे। सबके जाने के बाद सुनीता दीपक के पास आकर बैठी थी। उनका हाथ थामकर बोली, सुनीता कहिए, कुछ गलत फैसला तो नहीं ले लिया हम दोनों ने? उसी पल सुनीता भी चुप हो गई। दीपक, सब कुछ वक्त पर छोड़ देना, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। वह कभी किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचने वाला। लेकिन अंकित का व्यवहार देखा है आपने? वह किस तरह से बदतमीजी पर उतर आया है। वह जैसे शिकायत कर गए थे। मैं समझाऊंगी उसे। क्या समझाना? छोटा सा बच्चा तो नहीं है, 27 साल का नौजवान है। मैं इस एज में 2 बच्चों का बाप बन गया था। और एक ये है कि इसे ज़रा सा अकल छू के नहीं निकली इसके दिमाग से। उसमें उनकी क्या गलती है? आपने तो अभी उसकी मंगनी की है और अभी शादी के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं है। तो बच्चे तो लेट होंगे ना। और आप खुद रिश्ते के लिए इतने उतावले हुए थे। आपने नाक में दम करके रख दिया था कि शादी करनी है। वो पुरानी बातें याद करते मुस्कुरा रही थी। उसमें भी सारी गलती आपकी ही है। सुनीता अपने शब्दों का दबाव बना रही थी। बंदा क्या करता, कोई काम ढंग से हो ही नहीं रहा था, तो जिस वजह से रुका हुआ था वह वजह तो ख़त्म करनी थी ना, तो कर ली। ये बातें बोलते हुए वो मुस्कुरा दिए।
माँ जी, लक्ष्मी के बुलाने पर वह उसके तरफ मुड़ी। अनु को बुखार हो रहा है, उसे अस्पताल लेकर चलो। लक्ष्मी के शब्दों पर फिक्र कर रही थी। मुझे सुबह भी उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, चलो लेकर चलते हैं, वह ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवा रही थी। सुनीता जल्दी उठी जबकि लक्ष्मी अनु के रूम की तरफ बढ़ गई। भाभी, मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो, वह उसे मना कर रही थी जबकि उसकी बुखार से बुरी हालत हो रही थी। उससे कोई काम ढंग से नहीं हो रहा था। लक्ष्मी उसे ज़बरदस्ती उठाती सहारा देते बाहर ले आई। उसे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। सुनीता ने उसका हाथ थामा और बाहर ले आई। वह एकदम लड़खड़ा गई थी। अनु, सुनीता घबरा गई। बाहर से आते अंकित के कदम थमे थे। उसने अनु के तरफ देखकर गहरी सांस भरी थी। चेहरा इतना पीला पड़ रहा था। सुनीता ने अंकित को देखा तो हौसला हुआ। अंकित बेटा, अनु को सहारा देना, उसे अस्पताल लेकर जाना है। सुनीता की बात पर अंकित ने गुस्से से अनु को देखा। मम्मी, अभी ये इतनी भी बीमार नहीं है कि बिना सहारे के ना चल सके। वैसे भी उसे इस घर में सहारा देने वाले बहुत लोग हैं और उसे तो अब आदत हो गई है सहारा लेने की। आप ही दे दो उसे सहारा। वह मुंह बनाते बोला, अंदर की तरफ बढ़ गया। बेटे की इस तरह की बदतमीजी पर वह बस उसकी पीठ देखती रह गई और फिर होश खोती अनु को बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक लेकर बढ़ी थी। उसका बीपी लो हो गया था। डॉक्टर ने चेकअप किया और उसके बाद उसे ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी। सुनीता ने फ़ोन करके खबर दी थी कि उसे अस्पताल में काफ़ी वक्त लग जाएगा। अभी वो वापस अंदर जाती कि एक आदमी उनके पास से जाने लगा। वह बिल्कुल हवा का झोंका था, लेकिन उसके पास से जाते सुनीता के जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। वह आदमी भी आगे जाकर रुका था और पलटा। सुनीता उसी को देखते जा रही थी। वह आदमी रुकते हुए पलटकर सुनीता के तरफ आया। उसकी पर्सनालिटी आज भी सामने वाले को चैलेंज दे सकती थी। कैसी हैं आप? उसके अंदाज में हैरानी थी, लेकिन नज़रों की ताक कुछ और ही कह रही थी। ठीक हूँ, वह भी ठंडे शब्दों से बोली। यहाँ क्यों आई हैं? अस्पताल में सब ठीक है? अब की बार उस आदमी की इतनी फिक्र देखते हुए वो उससे बोल पड़ी, एक्सक्यूज़ मी। वे ठंडे शब्दों में कहती अनु के तरफ बढ़ गई थी। मुखर्जी साहब ने आगे बढ़कर वार्ड का दरवाज़ा खोला तो सामने अनु को देखते एक पल को वह थम सा गया। क्या हुआ अनु को? बेटा, तुम ठीक हो? वह बेचैनी से उसके तरफ बढ़े। अनु ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोले। अपने सामने अपने फूफा को देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। आप अंदर कैसे आए? मिस्टर मुखर्जी, जाइए यहाँ से। सुनीता को उसका यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। प्लीज़ मुझे बता दो अनु को क्या हुआ है? वह आदमी बहुत बेचैन लग रहा था। आंटी, अनु ने सुनीता की तरफ देखते हुए माथे पर बल डालकर, मिस्टर मुखर्जी प्लीज़ जाइए यहाँ से। सुनीता ने अनु के पास आते उन्हें वहाँ से जाने को बोला। तभी दरवाज़ा खुला और दीपक अंदर दाखिल हुए। सामने खड़े आदमी को देखते उनके कदम वहीं थम गए थे। शाम तक अनु को घर ले आए थे। इधर लक्ष्मी उसका पूरा ध्यान रख रही थी। सुनीता रूम में आई तो दीपक बहुत गंभीर अंदाज में बैठे बेड से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर दिए बैठे हुए दीपक के कंधे पर सुनीता ने हाथ रखा तो वह अपनी आंखें खोल गए। आप ठीक है ना? सुनीता वहीं बैठ गई। आज इतने साल के बाद उस आदमी को देखा तो भरी जख्म फिर से ताज़ा होने लगे थे। 29 साल पहले हुए हादसे ने उनको फिर से 29 साल पीछे लाकर खड़ा किया था। संजय, दीपक और प्रीति एक साथ एक ही कॉलेज में थे। संजय और प्रीति एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए दीपक उन दोनों के बीच से निकल गए। प्रीति और संजय की शादी हो गई। उनका बेटा हुआ अंकित। वह संजय का ही बेटा था, लेकिन उनको किसी ने एक साथ जीने ना दिया और छोटी सी गलतफहमी को लेकर बहुत बड़ा एक्सीडेंट करवा दिया। वह बेटे को लिए अपने दोस्त के चौखट पर आ गए थे। अंकित बिल्कुल अनाथ हो गया था। दीपक उसे अपने घर ले आए थे। उनके परिवार वालों ने भी दीपक को स्वीकार न किया था, क्योंकि प्रीति और संजय ने लव मैरिज की थी और घर वालों से बगावत करके ये शादी की थी। इसलिए उन दोनों के मरने पर उसके घर वालों ने उसे स्वीकार ना किया और संजय के घर में उसकी बहन की ही चलती थी। दीपक ने उस बच्चे को स्वीकार किया और सुनीता के गोद में दीपक को लाकर डाल दिया और सुनीता ने भी उस बच्चे को पूरे दिल से स्वीकार किया था, क्योंकि सुनीता अपने पति दीपक को बहुत चाहती थी और उसके किए गए हर फैसले पर वह हमेशा सर झुका लेती थी। उसने अपने बेटे आरव में और अंकित में कोई फ़र्क नहीं छोड़ा था। वह हमेशा दोनों से एक जैसा ही मोहब्बत करती आई थी। अंकित के फूफा के छोटे भाई से सुनीता की बहन की शादी हुई थी। अंकित की वजह से ही उन लोगों ने सुनीता से बिल्कुल नाता रिश्ता तोड़ दिया था। इधर बिल्कुल वैसे ही कहानी अनु के साथ थी। ये दोनों की कहानी बिल्कुल सेम थी। अनु भी सुनीता की सहेली की लड़की थी और उसके माँ बाप के चले जाने के बाद सुनीता ने उसे अपने घर में जगह दी और आज की डेट में उसे बहू बनाने का फैसला भी किया था।
वह मासूम डरी सहमी अपने अंकल के साथ उनके घर आ गई थी। सुनीता ने अनु को न सिर्फ अपने सीने से लगाया बल्कि अपने छोटे बेटे अंकित के साथ अनु का रिश्ता भी तय कर दिया। पर वक्त के मार ने उन दोनों पर इतना जुल्म ढाया, वह बिखरता ही जा रहा था। सुनीता की आंखों में आंसू भर आए थे। क्यों रो रही हो? दीपक ने उनके आंसू पोंछे। दीपक, मैं कसम खाती हूँ, मेरे लिए आप ही मेरा सब कुछ हैं। जो आप हैं वह कोई नहीं। ऐसे सफाई देने का क्या मकसद? मैं आपसे गुस्सा थोड़ी हूँ। आपने आज जो भी देखा वैसा कुछ नहीं। प्लीज़ सुनीता, ऐसी कोई सफाई मत दो कि मैं अपनी नज़रों में ही गिर जाऊँ। आपके किरदार पर मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है और मैं किसी के आने की वजह से या किसी से बात करने की वजह से तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। सुनीता ने आगे बढ़कर दीपक के सीने पर अपना सर रख लिया और ये सुकून की लहर उन दोनों पर दौड़ गई थी। उनके पूरे जिस्म में बस मुझे ही ये जगह शुरू से पसंद है कि तुम मुझ पर इतना विश्वास करते हो। हम दोनों पर भगवान की कृपा है। भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। तुम ही मेरी सुकून हो सुनीता, बड़ी गंभीरता से बोली, जबकि दीपक ने धीमी मुस्कान के साथ सुनीता के बालों पर हाथ रखे और जानते थे सुनीता उनके साथ पूरे दिल से जुड़ी हुई है। लेकिन वे आज मुखर्जी की वजह से बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। अचानक ही खाना खाने के बीच अनु का जी मतलाने लगा। वे बहाना बनाकर उठती रूम में आ गई। उसे उल्टी करते आधे से ज़्यादा जान निकल गई थी। जब सुनीता रूम में आई तो अनु को इस हाल में देखकर वह परेशान हो गई। तुम ठीक हो ना अनु? एकदम से क्या हुआ? पता नहीं आंटी जी, वह सब्जी की सुगंध से मेरा दिल बहुत घबराने लगा है। मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। ये क्या बोल रही हो? सुनीता का दिल धड़कने लगा। अंकित 1 महीने से घर पर नहीं था। वह अपने ड्यूटी पर ही रहता था। किसी ने भी उससे इस बारे में दोबारा बात नहीं की थी, बल्कि सब ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। अनु डेट आई थी। उन्होंने डरते डरते पूछा। अनु भी उनकी बात का कुछ कुछ मतलब समझ चुकी थी। बिल्कुल फीके चेहरे से उन्हें देखने लगी। सच सच बताओ अनु, क्या तुम्हारे और अंकित के बीच में कोई शारीरिक संबंध हुआ था? उनके सवाल पर अनु रोते हुए उनके गले से लग गई। हे भगवान, कब हुआ ये सब? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अंकित कैसे कर सकता है ऐसा? उनका सब थोड़ा धीरे हुआ था। आंटी जी प्लीज़ कुछ मत कहो उन्हें। वह पहले ही मुझसे बहुत नफरत करते हैं। क्या मतलब वो नफरत करता है? नफरत में तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया? वह बहुत तेज चिल्लाई थी। जानती हो ये बात अगर किसी को पता चलेगी तो क्या होगा? हे भगवान, अंकित क्या कर दिया ये तुमने? सुनीता सर थाम कर रो पड़ी थी, जबकि वह अभी भी आंसू बहा रही थी। इधर अंकित बराबर आती कॉल पर उसने माथे पर बल डाले छोटी छोटी आंखों से मोबाइल को देखा। माँ की आती कॉल को देखता उसने नींद से ओझल आंखें खोली और कॉल यस की। जल्दी घर आओ अंकित, वरना जहाँ हो वहाँ आकर मारूंगी। सुनीता की इस तरह की बातें सुनते हुए गुस्से में उठा था। मम्मी, अब क्या तूफान आ गया है? अचानक अब क्या हो गया है? वह आंखें खोलता मुंह बनाते बोला। अनु की शक्ल देखते उसके बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वह अपने गुस्से में कोई नुकसान पहुंचा दे, इसलिए वह घर छोड़कर अपने ड्यूटी के आसपास ही फ्लैट में शिफ्ट हो गया था और अब यहाँ भी उसे ये सब सुनने को मिल रहा था। तुम आ रहे हो या मैं आ जाऊँ? सुनीता का बस नहीं चल रहा था। फ़ोन में घुसकर उसे मार डालती। माँ यार, आप भी ना। वह कॉल काटता उठते बाथरूम में चला गया और फिर कुछ ही देर में वह अपने घर में था। सुनीता ने जैसे ही उसे इस बात पर सवाल किया तो वह खुद भी एक पल को बिल्कुल सुन्न सा रह गया। दांत पीसते हुए अचानक वहाँ से निकलता अपने कमरे में चला गया। अगर वह प्रेग्नेंट थी तो ये बात माँ को बताने की क्या ज़रूरत थी? देखो तो उसकी हिम्मत, डायरेक्ट उसने माँ को ही बता दिया। अगर शायद वह मुझे बताती तो मैं कोई उपाय ज़रूर निकाल लेता। अगर गुस्से में बिल्कुल लाल होता। अनु को कोस रहा था। वह जज्बात की आग में बहक कर उसने इतने आगे कदम बढ़ा ली थी कि वह इस बच्चे को कभी नहीं अपनाएगा। वह अपना दिमाग बना चुका था कि सीधा अपने कमरे में आया। सुनीता भी उसके पीछे ही आई थी, लेकिन मोबाइल पर दीपक की कॉल आते देख वापस पलटी थी। अपने कमरे में जाते ही उसने अनु को अपने कमरे में बुलाया। उसका बुलावा सुनकर अनु के रोंगटे खड़े हुए थे। क्या पता औलाद का सुनकर वह भागता चला आया है। अनु भी गलतफहमी का शिकार हुई थी। उसके कमरे की तरफ पड़ी जहाँ वह आग बबूला खड़ा था। अनु का दिल एक बार फिर से दुखी हुआ था। वह मासूम समझ रही थी कि औलाद का सुनकर वह आदमी शायद बदल जाएगा, लेकिन वह तो आज भी वैसा ही था। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? हाँ, क्या ढिंढोरा पीट रही हो? वह उसे दोनों बाजू से पकड़कर उस पर बुरी तरह से चिल्ला पड़ा था, जबकि उसकी सफ़ेद पड़ती रंगत को देखकर उसे तरस नहीं आया। ये सब देखकर अंदर आती सुनीता के दिल को कुछ हुआ था। अंकित, वह प्रेग्नेंट है और तुम्हें शर्म है या नहीं?
अभी के अभी उसका हाथ छोड़ो, होश की दुनिया में आओ। गुस्से से सुनीता ने बेटे को गालों से पकड़ते हिलाया था। मैं क्या करूं? पहली औरत है जो माँ बनेगी। इससे कहो ये यहाँ से दफ़ा हो जाए, अपनी शक्ल मुझे ना दिखाए। अंकित गुस्से से दहाड़ा था। सामने खड़ी अनु को देखते उसके जिस्म पर चिंगारियां दौड़ जाती थी। शाबाश बेटा, तमाशा लगवाना कोई आपसे सीखे। वह सिर्फ तुम्हारी मंगेतर थी और तुमने जो भी उसके साथ किया, अगर घर में किसी को भी पता लग गया तो तुम्हारी जान ले लेंगे सब। सुनीता अपने मुंह पर हाथ रखकर आवाज़ दबाते हुए घबराई हुई लग रही थी, जबकि कमरे में एक जिस्म की सिसकियां भी गूंज रही थी। तो मैंने कहा था मेरे अरमानों पर सुकून बैठा दो। मैंने कहा था मेरी मंगनी इस लड़की से करवा दो, इसे ले जाओ वरना मैं उसके साथ उससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा। वह चिल्लाया था जब सुनीता ने उसके मुंह पर थप्पड़ों के बरसात किए थे। अंकित बिल्कुल लाल आंखों से अपनी माँ को देखता रह गया। ये मत भूलो, ये तुम्हारे पिता का फैसला था। शायद तुम भूल गए हो, उन्होंने सिर्फ तुम्हारी मंगनी करवाई थी। ये नहीं कहा था कि बिना शादी के तुम पिता की उपाधि ले लो। अंकित, भगवान से डरो, होश में आओ। क्यों उसकी जान के दुश्मन बन बैठे हो? सुनीता गुस्से से बोली थी। प्लीज़ माँ, आप जाइए यहाँ से, अंकित ने बहुत गुस्से से बोला, जबकि अनु बिल्कुल पीले कलर के कपड़ों में दीवार से चिपकी थी। अनु को उसने गुस्से में देखा था। उन्होंने बड़ी गंभीरता से पहले अनु को देखा, फिर अंकित को देखा। अंकित ने क्या किया था ये तो सभी जानते थे। अनु की गलती बस ये थी कि वो उसे मोहब्बत कर बैठी थी और इस मोहब्बत ने आज उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वह कैसे इस जायज़ बच्चे को छुपाती जिसे उसके ही पिता ने उसे अपनाने से मना कर दिया था। चलो अनु। सुनीता ने अनु का हाथ थामा जो बहुत ज़्यादा ही काँप रही थी। अंकित ने अपनी निगाहें फैलाई। वह कुछ पल उसे देखता रहा, शायद वह उसका खून ही कर देता। वह तेज चिल्लाया था, उस पर चिल्लाता हुआ अब बाथरूम में चला गया। क्यों आती हो उसके कमरे में? तुम जानती भी हो इस सब का असर इस बच्चे पर क्या पड़ेगा। सुनीता की आंखों में उसको देखकर आंसू तैर रहे थे। आंटी जी, मुझे बचा लीजिए। वह फूट फूट कर रो रही थी। उनके सीने में चेहरा छुपाकर बहुत बुरी तरह से रोई थी। सुनीता उसे वहाँ से सीधा बाहर ले आई थी। उन्होंने आसपास देखा। उस वक्त सब सो रहे थे। कोई जाग जाता तो उन तीनों को वहाँ देख लेता और ये सब बातें जान लेता तो न जाने आज क्या हो जाता। उन्हें सबसे ज़्यादा अपने पति का डर था। वे अनु को लेकर उसके रूम में दाखिल हुई, जो सीढ़ियाँ उतरकर दूसरी तरफ था। अनु के माँ बाप के मरने के बाद अनु उनके बहुत करीब थी। वे अनु का बहुत ख्याल रखती थी, बल्कि अनु का सभी ख्याल रखते थे, खासकर दीपक, यहाँ तक कि उनका सगा बेटा अब भी उसका बहुत ख्याल रखता था। सिवाय अंकित के सभी घर में उसके लिए मोहब्बत रखते थे। सुनीता ने उसके आंसू साफ किए। आज से उस बदतमीज़ लड़के के कमरे में मत जाना, सुनीता ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। वह बिल्कुल पीली पड़ती रंगों वाली लड़की किसी की भी पसंद बन सकती थी, मगर अंकित को उसे बेहद नफरत थी और वह अपनी गलती भी तो नहीं मान रहा था। उसे पेरिस जाना था। वह हमेशा के लिए चले जाना चाहता था और उसकी वजह सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया थी। उसकी गर्लफ्रेंड जिसने उसका दिमाग अभी तक खराब कर रखा था। अंकित अनु से अपना अधिकार ले चुका था और उसे अब बर्बाद कर चुका था। उन्होंने खुद बुलाया था। अनु ने आंसू साफ किए। सुनीता ने गहरी सांस भरी। और तुम पागल होते चल पड़ी थी उसके बुलावे पर? वह जरा गुस्से में हुई थी। आंटी जी, मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा था और मंगनी तोड़ने की बात कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसकी बात मान ली थी। सुनीता चुप हो गई। वह लड़का इतना ज़िद्दी था कि नाक में दम करके रख दिया था। अब तुम रेस्ट करो, अब रोना मत। सुनीता ने उसको लेटने का इशारा किया, जबकि अनु ने सर हाँ में हिला दिया। सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे आंटी जी? अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है मेरी बच्ची, सिर्फ तुम अभी अपने सेहत पर ध्यान दो। वह हिचकियों से रो रही थी। सुनीता ने उसको गले से लगा लिया था। कोई कुछ नहीं सोचेगा, इस बात को यहीं ख़त्म करो और छुपा लो इसे। मुझे जहाँ तक हो सकेगा मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगी। अब इसका एक ही हल है कि अब तुम दोनों की जल्दी से शादी कर दी जाए। वह धीमी आवाज़ में बोली। नहीं आंटी जी, प्लीज़ ऐसा मत करो। वह उनका हाथ थामे रोने लगी, जबकि सुनीता को बहुत अफसोस हुआ था। आज अपने परवरिश पर अनु अब रोना नहीं। मेरी बच्ची, इस बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। अनु अभी भी यही रट लगाई थी। क्या वह इस बच्चे को अपना लेगा? कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। उन्होंने उसे प्यार से कहते उसके पास से उठी। मैं नौकरानी के हाथ से कुछ खाने को भिजवा देती हूँ, वह बोली और उसके माथे को चूम कर वहाँ से चली गई। जबकि उनके निकलते ही अनु ने जल्दी से अपना रूम लॉक किया और पेट पर हाथ रखकर वह ज़मीन पर बैठती चली गई। वह रात जो उसकी इज्जत छीन ली गई थी उसकी आंखों के आगे घूमने लगे।
एक मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा। उसकी सिसकियाँ उसके कमरे की हालत बयां कर रही थी। इधर अंकित बहुत खुश दिखाई दे रहा था। मेरा वीज़ा लग गया है, मैं बाहर जा रहा हूँ। अचानक से अंकित ने सब पर बम फोड़ा। किसके परमिशन से तुम बाहर जा रहे हो? दीपक को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया था। मैं कानूनी तौर से बालिग हूँ और मुझे अपने फैसले लेने के किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं। वह आज फिर पिता की आंखों में घुसकर बोल रहा था। नामुमकिन। दीपक का गुस्से से बुरा हाल था। वह बहुत गुस्से वाले अंदाज में हंसा था। वीज़ा भी लग गया है, पासपोर्ट भी बन गया है और ये लो अब तो टिकट भी आ गया है। आप तो क्या, आज मुझे दुनिया की कोई ताकत पेरिस जाने से नहीं रोक सकता। वह अपने पिता के सामने चैलेंज करने लगा था। अगर तुम्हें जाना है तो अपनी पत्नी को साथ लेकर जाओ। अचानक से सुनीता की बात पर सभी ने चौंक कर उसे देखा। बिना शादी के? अभी तो शादी हुई नहीं, अनु को कैसे भेज सकती हो? दीपक को कुछ समझ नहीं आया। शादी का पूरा अधिकार तो ये लड़का अनु से कब का ले चुका है, लेकिन अब उसे स्वीकार नहीं कर रहा। वह बहुत दुख और अफसोस से बोली। 1 महीने से ऊपर होने को आया है, ये बात छुपाते हुए कि शायद अंकित को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और ये संभल जाएगा। लेकिन मेरी चुप्पी को अंकित ने कमजोरी समझ लिया है और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया है और अब वह और ज़्यादा चुप नहीं रह सकती थी। क्या मतलब इस बात का? सीढ़ियाँ उतरते आरव और लक्ष्मी, अनु भी नीचे आ रहे थे। उनकी बातों पर वहाँ एकदम सन्नाटा सा छा गया था। सुनीता ने दांत पर दांत जमाए अंकित को देखा। पिता बनने वाला है आपका बेटा। सुनीता के शब्द पर एक पल को सब सन्नाटे में चले गए थे, जबकि अंकित ने अपने होंठ भींचे थे और गुस्से की नज़रों से माँ को देखा था। अंकित, क्या ये सच है? दीपक को विश्वास नहीं हुआ था। पहली बार पत्नी की बात को वह रद्द कर बैठे थे। आप सभी लोग मेरी बात को कान खोल कर सुन लो। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पेरिस जाकर ही रहूँगा। मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। अगर आपने मुझे इस बच्चे की वजह से ब्लैकमेल किया तो मैं क्या? आरव गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता उसके गिरेबान तक पहुँच गया था। हाथ हटा ले भाई, वरना मैं भूल जाऊँगा मेरा आपके साथ कोई रिश्ता भी है। तो भूल ही जाओ। आज आरव का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब छोड़ दो उसे दीपक, जैसे आज ढह से गए थे। उनकी आवाज़ टूटी थी। उन्होंने अब अपने कदम पीछे हटा लिए थे। तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं होगा, ना ही अनु से और ना ही आने वाले बच्चे से। मर गए हम सभी तुम्हारे लिए। दीपक के गंभीर आवाज़ पर सबने हैरानी से उन्हें देखा। दीपक, सुनीता ने तड़पकर उनकी तरफ देखा। जो भी था, अंकित जितना भी जिद्दी और गुस्से वाला था, लेकिन था तो उनका बेटा ना। अंकित बिना कुछ कहे धीरे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़े। वसीयत करता हूँ, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरे मरने की खबर भी उसे न देना और ना ही मेरे अर्थी को उसे हाथ लगाने देना। उनकी आखिरी शब्द पर अंकित के दिल में इतनी ज़ोर से चुभन हुई कि उसके अंदर तक सब कुछ हिल गया। उसने आज एक माँ बाप का दिल दुखाया था। उसका इरादा एक पल को डगमगाया था। उसके घमंड और जिदपन में वह अपने आप को संभाल गया था और लंबे लंबे कदम लेता वहाँ से चला गया। दीपक एकदम लड़खड़ा गए। पापा। आरव ने उन्हें थामा। मैं ठीक हूँ यार, फिक्र ना करो। वह गहरी सांस भरते अपनी भीगी आंखें बंद कर गए, जबकि सुनीता उन्हें यूं पहली बार इस तरह बेहाल देखकर तड़प रही थी। अनु तो पागल ही चुप होकर रह गई थी। एक तूफान सा था जिसके आने का सब पर असर हुआ था। सबके दिलों में तीर बनकर चुभा था और ये तूफान सब कुछ बहाकर ले गया था कि पता ही नहीं चला। इधर अब इस बात को बीते 5 साल बीत चुके थे। वह गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि अचानक एक छोटी सी बच्ची उसके गाड़ी के सामने आकर खड़ी हुई। उसने ऐन वक्त पर ब्रेक लगाते उस बच्ची को बचाया था। वह तितलियों के पीछे भाग रही थी, जिसे थामने के लिए वह रोड पर भागी थी। अंकित सीट बेल्ट हटाता जल्दी बाहर निकला था। गुड़िया बेटा, आप ठीक हो? और उसके पास घुटनों के बल बैठता उसे देखने लगा। कहीं चोट तो नहीं आई आपको? वह बच्ची अंकित को देखकर धीमा सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान पर अंकित को किसी की मुस्कान की झलक दिखाई थी, जबकि उस लड़की की आंखें गहरी नीले रंग की थी, बिल्कुल अंकित की तरह थी। अंकित को लगा आईना देख रहा हो। पायल अचानक से आवाज़ की पुकार पर वे दोनों चौंक उठे। उस बच्ची ने पलटकर देखा जहाँ उसकी माँ परेशान उसे देख रही थी। वह भागती हुई अपनी बेटी के पास आई। वह बच्ची भी माँ के तरफ लपकी थी। पायल, मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मेरी जान, मेरी बच्ची, आप ठीक है ना? वह उसे चिपटकर प्यार किए जा रही थी, जबकि अंकित गुमसुम बैठा उसे देख रहा था।
माँ वह एक रंग बिरंगी बड़ी सी तितली की तरफ इशारा करते बोली, बेटा ऐसे नहीं करते, माँ का हाथ नहीं छोड़ते। अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैं नहीं जी पाती। तुम्हारी माँ आज मर जाती मेरी बच्ची। तुम्हारे लिए वह उसे अपने सीने से लगाते गोद में उठा गई। तभी उसकी निगाह सामने खड़े उस आदमी पर जाकर ठहरी। वह तो पत्थर की ही हो गई। दिल ने जैसे धड़कने से मना कर दिया। आज 5 साल के बाद अनु उसे देख रही थी। कितना चेंज हो गया था वह, और बहुत बूढ़ा बूढ़ा सा लग रहा था। उसके बॉडी में भी पहले से ज़्यादा बदलाव आया था। वह एक ही नज़र में उसका पूरा जायजा ले चुकी थी। उसकी नज़रों की प्यास बुझा रही थी। बहुत मुश्किल से नज़रें उस आदमी से हटाते वह पायल को लिए तेज कदमों से आगे बढ़ी। पायल अंकित की बेटी, मेरी बेटी, वे अपने होठों से दोहराते दिल में एक नई उम्मीद को महसूस कर रहा था। अपनी बेटी से मिला भी तो उसे अधूरा सा लगा। उसका दिल फिर से उसे देखने को मचलने लगा। वह तड़प रहा था। वह उन दोनों के पीछे ही हो लिया था। अब उसे अपने आप को रोकना बड़ी मुश्किल था। आज अंकित को हिंदुस्तान आए 1 महीने से ऊपर हो गया था। वह अक्सर हिंदुस्तान अपने प्रोजेक्ट के लिए आता जाता रहता था। बहुत कम वक्त के लिए रुकता था। अपनों से बिछड़ने का गम उसके अंदर आज भी बिल्कुल वैसा ही ताज़ा था। सोनिया, जिसके लिए उसने ये सब कुछ ठुकराया था, उसे तो वह पेरिस जाकर मंगनी भी करने वाला था। लेकिन उसे किसी और की बाहों में देखकर उसी दिन उसे अपना नाता रिश्ता तोड़ गया था। और वह सजा वह खुद को दे रहा था। पलटकर नहीं गया, लेकिन आज उसे पलटना था। पिता के कहे का उसने मान रखा था, लेकिन अब जब खुद पिता बना तो एहसास जागा कि 5 साल पहले पिता को वह किस तरह कितनी तकलीफ देकर आया था। इधर दीपक बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। आ गया मेरा शेर। दीपक ने पायल को देखते ही अपनी बाहें फैला ली। पायल घर भर की लाडली थी। हर कोई इसके नखरे उठाता फिरता था। खासकर आर्यन उसे बहुत चाहता था, उसे बहुत प्यार करता था, उसको डॉल बोलता था, उसे अपने पास हमेशा रखता था। पायल भी हर वक्त उसके साथ चिपकी रहती थी। सभी अपनी लाइफ में मगन थे, सिवाय एक अनु के। पायल को पाकर उसे अंकित की ज़्यादा कमी महसूस नहीं होती थी। हर मोड़ पर, हर कदम पर जब पायल ने ये पूछा कि माँ मेरे पिता कहाँ हैं, वह नन्ही सी बच्ची को क्या जवाब देती, जिसे सबकी मोहब्बत तो मिल रही थी। आरव उस पर जान छिड़कता था, उसे पिता की कमी महसूस न होने देता था। अनु की यूं बेरंग जिंदगी को देखकर एक दिन आरव बोल पड़ा कि तुम अंकित से अपना रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देती हो? इस रिश्ते का अंजाम इतना बुरा होगा, किसने सोचा था? उस दिन अनु को दिल का दौरा पड़ गया था, जिस पर आरव को अपने शब्दों पर बहुत ही मलाल हुआ था। अंकित बहुत अच्छी किस्मत वाला था कि इतनी प्यार करने वाली मंगेतर को अपनी पत्नी नहीं बना सका, लेकिन उसको अपने बच्चों की माँ बनाकर छोड़ दिया था। सुनीता उसको आश्चर्य से देखने लगी थी। उसके पास आते पूछने लगी, आंटी जी। वे रोते हुए सुनीता के गले लग गई। वह आ गया है। कौन? मेरी बच्ची। वो मेरी बेटी को ले जाएगा, वो मुझे परेशानी देगा। आंटी जी प्लीज़ हमें कहीं छुपा लीजिए। वह रोते हुए हाथ जोड़ रही थी। वह कुछ समझती तभी दरवाजे से अंदर आते अंकित को सबने देखा था। अनु ने सुनीता का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। जिस बात से डर रही थी वही होने वाला था। तुम यहाँ किसकी परमिशन से आए हो? दीपक जल्दी से खड़े होते दौड़े थे। जबकि 5 साल के बाद सबको छोड़ छाड़ कर जा चुका था, तो यहाँ क्या करने आया है? उनका जी चाहा अपने सीने से लगा ले उसे। और शायद ये दिल की ही आवाज़ थी जो अंकित ने सुन ली और आगे बढ़ते खुद ही पिता के सीने से जा लगा। दीपक ने खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन अंकित की पकड़ बहुत तेज थी और वह दूर ना हो सका। क्या लेने आए हो यहाँ? अब वो गुस्से से बोले थे। लेकिन अब तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। प्लीज़ पापा मुझे माफ़ कर दो, वह रोते हुए बोला। तो दीपक की आंखें भी भीग गई। सुनीता बेटे को देखते रो पड़ी थी और मुस्कुरा भी रही थी। माफ़ी मुझे नहीं, अपनी पत्नी से मांगो, जिसका दिल सबसे ज़्यादा दुखाया है तुमने। बहुत दुख दिए हैं तुमने उसे। अब की बार अपनी बातों को बड़ी धीरे से बोली थी। बेटे को देखकर तड़प तो वो भी गई थी। धीमे शब्दों में बोली तो अंकित अनु के तरफ कदम बढ़ा दिए। अनु घबराकर सुनीता को देखने लगी। अगले ही पल वह अनु के सामने आता घुटनों के बल बैठा था। ये मंजर आते आरव और लक्ष्मी ने भी देख लिया था, लेकिन वे चुप थे। अंकित के माफ़ी मांगने पर उसके जोड़े हुए हाथ सबने देखे और वह अपने किए पर शर्मिंदा था। मुझे माफ़ कर दो अनु, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत जुल्म किया तुम पर। अपने जिद में सही और गलत का फ़र्क नहीं कर पाया और उसी की सज़ा खुद को देता रहा। इतने साल तक आप सबसे दूर रहकर, लेकिन अब नहीं रह सकता हूँ।
मेरे बेचैन दिल को सुकून नहीं आ रहा। जब तक तुम माफ़ नहीं करोगी। वह हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठा हुआ था। अनु को बहुत बुरा लगा। खबरदार अनु उसे माफ़ किया तो वह अनु के नरम तबीयत को बहुत अच्छे से जानता था। सब जानते थे कि वह 1 मिनट से पहले अंकित को माफ़ कर देगी और सच में ऐसा ही हुआ था। उसने अंकित को माफ़ कर देना चाहा। भगवान ने उसका दिल बहुत नरम बनाया था। जितना उसने तड़पाया हिसाब लगाओ। 5 साल में कितने दिन, कितने घंटे और कितने मिनट होते हैं। इन सबको देखो और अपने माफ़ी मांगने के टाइम को देखो। 1 मिनट में माफ़ कर दिया उसने तुम्हें। आज मैं सबको बता दूं, अगर तुमने कोई भी चाल चली या उसे कोई भी नुकसान पहुंचाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनीता ने साफ धमकी देते कदम दीपक की तरफ बढ़ा दिए थे। अंकित ने उनका दुपट्टा थाम लिया। ये उसकी बचपन की आदत थी। उसका दिल धक से रह गया। प्लीज़ माफ़ कर दो ना मम्मी। वह अंकित के जोड़े हुए हाथ देखकर बोली। सुनीता का अपना दिल पसीज गया था। मम्मी माफ़ कर दो ना प्लीज़। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आरव ने मुस्कुराकर कहा। 5 साल के बाद वापस आया था। सुनीता ने भगवान से प्रार्थना की और अंकित ने माँ को गले से लगाया और सभी घर वालों के गले लगा। अब सामने खड़ी लड़की कैसे गले लगाता। माफ़ कर दो ना, उसके पास जाते प्यार से बोला। उसकी नाक को छेड़ गया तो वह आंसू पोंछती सर झुका गई। उसी पल अंकित ने बिना किसी की परवाह किए अनु को अपने सीने से लगा लिया। अनु घबरा गई। खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा नहीं पाई। पायल को अपनी बाहों में भरते उस पर अपना प्यार लुटाने लगा और अनु अपनी बेटी को यूं खुश देखकर दिल में सुकून सा महसूस किया। बहुत मुश्किल है इस तरह माफ़ करना, लेकिन माफ़ करने वाला हमेशा ही भगवान के नज़दीक होता है। अपनी बेटी की चेहरे की खुशी देखकर ही सब माफ़ कर गए थे और भगवान से प्रार्थना करने लगे थे। और इसी खुशी में घर में पूजा रखवाई गई थी। अनु और अंकित की शादी थी और उस शादी में उनकी 5 साल की बेटी भी शामिल थी। दिन भर प्रोग्राम चलता रहा। फिर शाम हो गया। पायल अपने कमरे में गहरी नींद में चली गई थी। अनु भारी भरकम लहंगा पहने पायल के पास सो रही थी। उसने जल्दी से बाथरूम का रास्ता नापा। वह अपने लहंगे को उतारने लगी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो अनु एकदम घबरा गई। वे कोई और नहीं अंकित था। उसने उसके हाथों को पकड़कर दीवार में दबा दिया। अनु ने अपने कपड़े तो पूरे उतार दिए थे। उसे नहीं मालूम था कि अनु के कमरे में अंकित आ जाएगा, क्योंकि उसका कमरा तो अलग था। लेकिन अब तो वह उसकी पत्नी बन गई थी, तो वह कैसे अलग कमरे में सोता। वह उसी अधिकार में उसके कमरे तक चला आया था। जब कमरे में अनु को नहीं देखा और अपनी बेटी को गहरी नींद में सोते देखा तो उसने तुरंत बाथरूम के तरफ झांका तो बाथरूम में ही अनु बिन कपड़ों की थी और अंकित अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाया था और उसके दोनों बाजुओं को दीवार के सहारे दबाकर उस पर बरस पड़ा था। वह भी 5 सालों से तड़प रही थी। आज उसके प्यार को पाकर वह पूरी हो गई थी। वह भी अपने आप को अंकित को सौंप चुकी थी। वह बाथरूम में ही न जाने कितनी देर तक प्यार करते रहे और दोनों एक दूसरे की प्यास को बुझाकर अब सुकून में हुए थे और बाथरूम से बाहर आते अपने अपने कपड़े एक दूसरे को पहनाते। वे बिस्तर पर एक दूसरे से चिपक कर अपनी बेटी के साथ सोए थे। बेटी अभी तक गहरी नींद में थी। अंकित के आंखों में नींद गायब थी। वह अपनी बेटी पायल को ही निहार रहा था। नींद तो अनु के आंखों से भी गायब थी, क्योंकि 5 सालों के बाद उसकी मोहब्बत उसे मिल गई थी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।